तो डियर स्टूडेंट्स, मिडाइवल इंडिया की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी तक कल पढ़ चुके थे। आज जो उसके बाद का टॉपिक है वो है बलबन। जैसा कि आप जानते हैं कि आदि तुर्क वंश, जिसे आमतौर पे आप गुलाम वंश कहते हैं, उसमें वास्तव में 3 लोगों के वंशजों ने शासन किया। पहला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके वंश को कुतुबी वंश बोलते हैं। हालांकि उसका एक ही उत्तराधिकारी हुआ और वो भी विवादित है, लेकिन फिर भी बना तो हम मानेंगे। और दूसरा व्यक्ति जिसका कुतुबुद्दीन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो इल्तुतमिश था और उसके 5 वंशजों ने शासन किया और उसी को हम लोग शमशी वंश बोलते हैं। तीसरा इस आदि तुर्क वंश से गुलाम वंश में व्यक्ति हुआ बलबन, जिसके 2 उत्तराधिकारियों ने शासन किया और इसको हम लोग बलबनी वंश के नाम से जानते हैं। इन तीनों शासकों में यानी ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन में अगर तुलना किया जाए कि इनकी भूमिका क्या थी इस प्रथम आदि तुर्क वंश के एस्टेब्लिशमेंट में, तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की, इल्तुतमिश ने इसे वास्तविक रूप से स्थापित किया और बलबन ने इसे सुदृढ़ता, स्ट्रांगनेस प्रदान की। तो हम इन तीनों के भूमिकाओं को इस ढंग से इतिहास में कह सकते हैं और ये बातें विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने इसको एक सेंटेंस का रूप दिया कि ऐबक इसका संस्थापक था, इल्तुतमिश इसका वास्तविक संस्थापक था और बलबन इसका सुदृढ़ीकरण करता था, यानी स्ट्रांगनेस बर्ताव इस वंश को, ये इस डायनेस्टी। इसी कंटेक्स्ट में हम बलबन को पढ़ने जा रहे हैं और ये बात हम आपको इसलिए बता के चल रहे हैं कि तीनों शासकों की नीतियां अलग अलग थी और आप ये महसूस कीजिए कि हर शासक की नीति अपने परिवेश के अनुरूप होती है और वो सही होती है। तो वो बातें आदि तुर्क वंश में पूरी तरीके से लागू होता है। हम शुरू करते हैं इसके जीवनी से। तो अगर जीवनी पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत कम जानकारी मिलती है। जो भी जानकारी मिलती है उसका विवरण इस प्रकार से किया जा सकता है कि इसका जन्म भी तुर्किस्तान में हुआ था और ये भी जाति का इल्बरी तुर्क था। हालांकि मिन्हाज जो तबकाते नासिरी लिखा था वो इस तथ्य को नहीं मानता। वो बोलता है कि ये इल्बरी तुर्क नहीं था। हम यहाँ लिख रहे हैं इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में स्पेशल ये क्वेश्चंस पूछ देता है कि कौन इतिहासकार है जो बलबन को इल्बरी तुर्क नहीं मानता है, तो वह है मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिसने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। बलबन बचपन में ही यानी जब बाल्यावस्था था तो मंगोलों द्वारा कैद कर लिया गया। मंगोलों द्वारा कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं कि चंगेज खां का उदय इस समय तक हो चुका था और बहुत सारे उसके सेनापति थे जो क्षेत्र के विभिन्न विभिन्न भागों में जाकर के विजय अभियान कर रहे थे। उसी में एक विजय अभियान में ये मंगोलों के कब्जे में चला गया और बलबन को मंगोलों द्वारा बुखारा के बाजार में बेच दिया गया। बुखारा दास बाजार में क्या किया गया, इसे
बिक्री कर दी गई और जो खरीदा उस व्यक्ति का नाम था जमालुद्दीन बसरी। जमालुद्दीन बसरी। आप इल्तुतमिश के कॉन्टेक्स्ट में नाम पढ़े होंगे जमालुद्दीन चुश्तकबा। तो जमालुद्दीन चुश्तकबा अलग दास व्यापारी है और जमालुद्दीन बसरी अलग है। क्योंकि दोनों का नाम मिल रहा है इसलिए यहाँ पर आप इसको दोनों को अलग अलग लॉक करेंगे ताकि आमतौर पे इस कन्फ्यूज़न का लाभ उठा के सवाल क्रिएट कर देता है। तो जो इल्तुतमिश से संबंधित दास व्यापारी था उसका नाम जमालुद्दीन चुश्तकबा था और जो बलबन से संबंधित दास व्यापारी था उसका नाम जमालुद्दीन बसरी था। जमालुद्दीन बसरी इसे गजनी के बाजार में लाता है और गजनी में 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश इसे खरीद लेता है। इल्तुतमिश क्या करता है? इसे खरीद लेता है, क्रय कर लेता है। इस प्रकार से बलबन जो दास्ता के बंधन में था वो अब शासक वर्ग में शामिल होने के लिए यहां तक चला गया। आगे की कहानी ये है उसके उदय का कि इल्तुतमिश ने बलबन को अपना खासदार बनाया। खासदार का मतलब पीए, पर्सनल असिस्टेंट्स। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो अगला शासक जब रजिया बनती है तो रजिया के समय में ये कुछ दिनों के लिए अमीर आखूर बनता है। कुछ दिनों के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक्चुअली में रजिया ने अमीर आखूर जमालुद्दीन याकूत को बनाया था, लेकिन जमालुद्दीन याकूत को बाद में बनाया था। उसके पहले ये पद जो है बलबन को मिल चुका था। अब बहराम शाह के समय में ये हासी का इक्तादार बनाया गया। हासी पंजाब में है, हासी का इक्तादार बनाया गया। बहराम शाह के बाद अगला शासक कौन बन रहा है? तो मसूद शाह। मसूद शाह के समय में ये अमीर हाजिब बन गया। आप जानते हैं कि अमीर हाजिब बहुत महत्वपूर्ण पद था। जो इस मंत्रालय को ग्रहण करता था पूरा दरबार इसके अधीन था। इसी से साजिश रची इसने मलिका जहां से मिलकर के, यानी इसकी मां से, और उसके बाद इसकी हत्या करवा दी और अगला शासक बनवाया बलबन ने। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसका पूरा दाल दौरा हो गया और ये नायबे ममलकत बन गया। नायबे ममलकत बन गया। तो इस तरीके से अपनी योग्यता के बल पर बलबन तरक्की करता हुआ उस समय के शासन के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुका था। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जब 1266 ईस्वी में 1206 में नासिरुद्दीन की मृत्यु होती है तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही देख चुके हैं कि इसकी मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तो इसका लाभ उठा करके, चूंकि चालीसा दल का बलबन सदस्य था, इसलिए तुर्क अमीरों ने इसे राज्याभिषेक करा दिया और इस प्रकार से दिल्ली में एक तीसरे वंश, बलबनी वंश का संस्थापक ये बनता है। तो ये उसका पूरा जीवन वृत्तांत हुआ। अब अगला टॉपिक इसको लिखिए तो बढ़ते हैं आगे। इसको एक्सप्लेन कीजिए तो पूरा नोट्स बन जाएगा आपको चाहेंगे तो।
अब देखिए अगला टॉपिक हम लेते हैं बलबन की उपलब्धियां। यानी अचीवमेंट ऑफ बलबन। तो जैसे ही वो शासक बना वैसे ही उसने पहला काम जो करता है वो है विद्रोहों का दमन। विद्रोहों का दमन। जब वो नायब के रूप में था तो उसी नायब का मतलब कि राष्ट्रपति महमूद के समय में जब वो उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा था तो उसी समय ये विद्रोह हुए थे, लेकिन उस समय पूरी तरीके से उसको वो नहीं दबा पाया था। लेकिन जब इंडिपेंडेंट सुल्तान बन गया तब उसने इस पर ध्यान दिया। उसमें पहला था मेवाती विद्रोह। दूसरा जो था कटेहर का विद्रोह। और तीसरा था दोआब विद्रोह। ये तीन विद्रोहों से बलबन काफी परेशान था। मेवात का नाम आप सुने होंगे। मेवात कहाँ है? तो अभी हरियाणा का जो इलाका देख रहे हैं तो वही कुछ एक आध 2 साल पहले हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। वो कोई कलश यात्रा निकल रहा था, उसमें जो मेवात के हरियाणा के मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन जो मेवात का क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वही उन्हीं लोगों ने आक्रमण किया था और झगड़ा शुरू हुआ था। हम ये बता रहे हैं इसलिए कि ये इलाका जैसा अभी आप देख रहे हैं कि एक बीहड़ इलाका है, माने वहां जाके कोई वापस नहीं आ सकता है, इस तरीके से भौगोलिक संरचना है। तो ये उस समय भी थी और ये वो लोग हैं कि उस समय मुसलमान नहीं बने थे। उस समय इनका जो व्यवसाय था वो डाका डालना था। कोई भी दिल्ली से व्यापारिक कारवां जाता था तो उसके लोग लूट लिया करते थे, और अगर उस रास्ते से नहीं जाता था कोई तो फिर दिन में ही दिल्ली में चढ़ाई कर दिया करते थे। और जो दिल्ली के निकट का घर होता था उसमें जाकर करके कोई सामान हुआ चुरा के लेके भाग गए, किसी का कपड़ा पसारा हुआ उसको लेके भाग गए, कोई लड़की बाहर में अकेली है तो उसको उठा के लेके चले गए। बड़ा माने आतंक फैलाए हुए थे। तो ये कोई साधारण इलाका नहीं था मेवात का। तो यहां बलबन ने ये किया कि जो सबसे पहला इस विद्रोह को दबाने के लिए, इतना खूंखार ये लोग थे कि इनसे संभल नहीं रहा था, नायब के काल में भी नहीं संभला। तो जब सुल्तान बना तो इसने 2 पग उठाए कि उन लोग के प्रोटेक्शंस का आधार था जंगल। तो सबसे पहला काम क्या किया कि जंगल को काट दिया। जितने जंगल थे उन सारे जंगलों को क्या किया इसने? काट दिया, यानी चटियल मैदान बनवा दिया। और दूसरा काम यह किया कि एक गोपालपुरा है, अभी भी है वो, इस गोपालपुरा में उसने अफगान सैनिक बहाल कर दिए और अस्थायी रूप से अफगान सैनिक बहाल किए, परमानेंट। बजाबते तौर पे इन अफगान सैनिकों को जागीर दे दी गई हुआ। कहा? भगवानपुरा में। और आज भी आप देखिए कि वहां कुछ अफगान हैं तो ये वही लोग हैं। और भारत में अफगानों का आगमन ये मत सोचिएगा
ये लोदी के काल में हो रहा है, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई। आगे के बहुत सारे शासक आपको मिलेंगे जिन लोगों ने अफगानों को अपनी सेना में भर्ती किया। तो इस तरीके से इन दो उपायों के माध्यम से बलबन मेवाती विद्रोह को शांत करने में सफल रहा। क्लियर? अब जहां तक कटेहर का प्रश्न है, तो यहां वो स्वयं दमन किया, यानी खुद फौज लेके गया और कटेहर के विद्रोह का दमन किया। और जहां तक दोआब क्षेत्र का प्रश्न है, तो दोआब क्षेत्र के विद्रोह को दमन के लिए इसने धनी लोगों को इक्तादार बना दिया। बता रहे हैं, चूंकि दोआब क्षेत्र में जो समस्या थी वो ये कि किसानों की समस्या थी, किसान लोग वहां विद्रोह कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जिनके पास धन अधिक था, क्योंकि वही उनकी समस्या का समाधान कर सकते थे, तो उनको बजाबते तौर पे इक्तादार का मतलब कि उस समय का गवर्नर दोआब के क्षेत्र को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और डिफरेंट टुकड़ों को अलग अलग रईस आदमियों को दे दिया कि आप यहाँ के इक्तादार हैं, आप भू राजस्व वसूल कीजिए, कैसे खर्च कीजिएगा आप जानिए, विद्रोह यहाँ नहीं होना चाहिए। तो रईस लोग जब वहां गए तो उनके पास धन था, तो उन धन के माध्यम से वहां के किसानों को संतुष्ट किया और इस प्रकार से दोआब क्षेत्र में हमेशा के लिए विद्रोह शांत हो गया। तो उसके शासन के आरंभ में, चूंकि वो नायब ममलकत के समय से ही इन विद्रोहों से ग्रसित था, जैसे ही वो शासक बनता है वैसे ही जो है वो क्या करता है, इन विद्रोहों का अस्थायी समाधान करता है, परमानेंट सॉल्यूशंस। क्लियर? अब देखिए, दूसरा जो उसके शासनकाल की घटना है वो है तुर्क अमीरों का दमन। तुर्क अमीरों का दमन। आप जानते हैं कि जो तुर्क अमीर थे वो पहले ही से बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन इल्तुतमिश के समय से या इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद के समय से जो तुर्क अमीर थे वो काफी महत्वाकांक्षी हो गए थे। हाईली एम्बिशियस हो गए थे। और इसके पीछे कॉज क्या था कि तुर्क अमीर तुर्काने चिहलगानी में संगठित थे। तुर्काने चिहलगानी में संगठित थे, इसीलिए महत्वाकांक्षी हो गए थे, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो 5 शासक बना उसको बनाने वाला तुर्क अमीर का दल ही था, यही तुर्काने चिहलगानी का दल था। और इस तुर्काने चिहलगानी का सदस्य यानी मेंबर खुद स्वयं बलबन भी था। अब देखिए, बलबन जो था तो तुर्काने चिहलगानी का सदस्य था और तुर्काने चिहलगानी के सभी लोग महत्वाकांक्षी थे। और ऐसी परिस्थिति में बलबन स्वयं महत्वाकांक्षी था। और वो कैसी महत्वाकांक्षा रखता था? तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि राजत्व की शक्ति में, किंगशिप की शक्ति में वृद्धि करना। क्योंकि अभी तक जो 30 वर्षों का शासनकाल उसने देखा कि तुर्क अमीरों के कारण ही राजत्व की शक्ति का बहुत ह्रास हुआ है, यानी इन 30 वर्षों में सुल्तान का कोई महत्व ही नहीं रह गया। और अगर ऐसा रहा और कुछ दिन, तो फिर दिल्ली सल्तनत के पतन से, दिल्ली सल्तनत को पतनशील होने से,
डिक्लाइन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए उसने महसूस किया कि इसके लिए सबसे अकाउंटेबल चीज है कि तुर्काने चिहलगानी, जब तक ये रहेगा तब तक राजत्व मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए इसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो राजत्व को, किंगशिप को मजबूत करना था, सुदृढ़ करना था। और इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो था, सबसे बड़ा जो हर्डल था, वो था चरगान, यानी तुर्काने चिहलगानी। इसलिए बलबन ने क्या किया, तो इस चरगान को भंग कर दिया। जैसे ही भंग कर दिया तो तुर्क अमीर क्या हो गए, पावरलेस हो गए। अब तुर्कान चिहलगानी रहा ही नहीं, तो फिर वो ग्रुप खत्म हो गया। और फिर बाद में अपने विश्वस्त लोगों को उसने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया। पहले क्या था कि सल्तनत के ऊंचे पद वही धारण कर सकते थे जो तुर्काने चिहलगानी के मेंबर थे, और तुर्काने चिहलगानी सोवरेंटी को खुद अपने पास रखे हुए था, एक संप्रभु संस्था बन गया था। तो जब तक उस संप्रभुता को तोड़ा नहीं जाता तब तक सुल्तान पावरफुल नहीं होता। और बलबन एक एम्बिशियस किंग था, एक एम्बिशियस सुल्तान था। वो एम्बिशियस का मतलब किसी के अधीन नहीं रह करके स्वतंत्रता पूर्वक शासन करके और सुल्तान की शक्ति को मजबूत करना चाहता था, जिसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा चरगान था। इसलिए उसने तुर्क अमीरों के दमन करने के लिए इसे क्या कर दिया, भंग कर दिया। यानी जो तुर्काने चिहलगानी दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए बनाया गया था, वही तुर्काने चिहलगानी लगभग 50 वर्षों के बाद अशुभ साबित हुआ, जिसे बलबन के द्वारा भंग कर दिया। ठीक है। अब देखिए साहब, तीसरा पॉइंट जो है कि दोआब में इक्ताओं का अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब एक्वायर करना, ले लेना। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में तुर्क अमीरों को दोआब के क्षेत्र में इक्ता प्रदान किया था। अब इसको समझते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क था। देखिए, इल्तुतमिश उस समय नव स्थापित दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और जैसा कि हमने आपको कहा कि अभी तक दिल्ली सल्तनत का सैनिक ढांचा विकसित नहीं हो पाया था। जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी वे विभिन्न तुर्क अमीरों के अधीन थी। सुल्तान के पास जो अपनी सेना होती थी उसको सरजनदार बोलते थे, और वो एक प्रकार का बॉडीगार्ड या महल रक्षक होता था। वो कोई अस्थाई लड़ने वाली सेना नहीं होती थी। लड़ने वाली जो सेना थी विभिन्न तुर्क अमीरों के पास थी। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे तुर्क अमीर ऐसे थे कि उन तुर्क अमीरों का ये डिमांड था कि हमें अच्छी सैलरी मिले, तभी हम आपके साथ रहेंगे। तो धनाभाव के कारण इल्तुतमिश ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे तुर्क अमीरों को, दोआब चूंकि उपजाऊ क्षेत्र था, वहां से भू राजस्व अधिक वसूली होती थी,
तो इसलिए वहां टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे तुर्क अमीरों को वहां का छोटा छोटा इक्तदार बना दिया कि ये भूमि लो और यहां से राजस्व वसूली करके अपने सैनिक का खर्च वहन करो और जो बाकी बचे हमें दे दिया करो। तो इससे क्या हुआ कि सैनिकों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो इस वजह से डायरेक्ट इल्तुतमिश के अधीन रहने लगा। तो उस समय दोआब क्षेत्र में जो इक्ता दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा वो सही था, लेकिन बलबन के समय तक क्या हुआ कि बलबन के समय में जो व्यवस्था उभर करके सामने आई कि पूर्व के इक्तादार, जो पूर्व के दोआब क्षेत्र के इक्तादार थे, वो बूढ़े हो गए थे, यानी अब वो लड़ने के लायक नहीं रह गए थे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो क्या करते थे ये लोग कि जब सैनिक मांगा जाता था तो उसके जगह पर कोई भाड़ा पर का आदमी को भेज देता था। तो भाई सैनिक का काम ट्रेनिंग के साथ चलता है ना, जो बहाली होती है उसमें योग्यता जांचा जाता है, उसके बाद फिर साहब उसकी जांच होती है, फिर तब बहाल करके ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक नौसिखुआ आदमी को जो सैनिक नहीं है, गैर सैनिक व्यक्ति है, उसको अगर भेज दीजिएगा तो लड़ पाएगा? तो ऐसा सैनिक से क्या हो जाएगा, हार हो जाएगी आपको। तो इसको क्या बोला जाता था कि बूढ़े हो गए थे और अप्रशिक्षित व्यक्ति को युद्ध में भेजा जाता था, को युद्ध में भेजा जाता था। तो ये काम क्या था? इसको बोलते हैं सैनिक भ्रष्टाचार, मिलिट्री करप्शन, जिससे राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसके समाधान के लिए बलबन ने क्या किया साहब? तो बलबन ने ये किया कि सभी इक्तादारों को जो दुआब क्षेत्र में थे उनको पद मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? पद से हटा दिया गया कि अब आप हमारे इक्तादार नहीं हैं, और पद मुक्त करके उन्हें पेंशन दे दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, इसने पेंशन दिया, ठीक है आपको पेंशन देते हैं, लेकिन आप इक्ता खाली कीजिए। अब उसके जगह पर दूसरे इक्तादार को नियुक्त किया उसने। तो जो वंशानुगतता थी, हेरिडेटरी के टाइप से इक्तादारी चल रही थी, उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया बलबन ने। उससे क्या हुआ कि सल्तनत के राजस्व में भी वृद्धि हुई और सैनिक शक्ति भी बढ़ा। तो ये तीसरा काम था उसका, दोआब में इक्ताओं का अधिग्रहण। चौथा काम जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको पढ़ने से पहले चौथा काम हम लोग लेंगे कि सैनिक सुधार। बलबन से पहले जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, बलबन से पूर्व जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, की सेना तुर्क अमीरों के अधीन थी।
यानी कोई एक केंद्रीय सेना का अस्तित्व नहीं था और इसका प्रधान जो होता था उसको अमीरे लश्कर बोलते थे। क्या बोलते थे? अमीरे लश्कर। लश्कर माने फौज होता है, अमीर का मतलब हेड, यानी फौज का हेड। तो यह कोई सैन्य मंत्री नहीं था, बल्कि अमीरे लश्कर क्या होता था? तो आप इसको कह सकते हैं कि युद्धकालीन सेनापति। युद्धकालीन सेनापति यानी जब युद्ध हुआ तो बलबन के द्वारा या शासक के द्वारा अमीर लश्कर किसी को बना दिया गया और जो तुर्क अमीर के सेना थे वो इसके आदेशों को मानने लगे। हालांकि स्वामी भक्ति इसके प्रति नहीं होती थी, बल्कि स्वामी भक्ति अपने तुर्क अमीर के पास होती थी। ये डिफरेंस था। अब देखिए कि बलबन ने उपर्युक्त व्यवस्था में सुधार किया। उपर्युक्त व्यवस्था में सुधार किया। अब वो सुधार क्या था वो देखिए। सबसे पहला उसने काम ये किया कि एक सैन्य मंत्रालय का गठन किया और इस सैन्य मंत्रालय का जो गठन किया इसका नामकरण था दीवाने अर्ज। तो ये सवाल आता है कि दीवाने अर्ज का संगठनकर्ता कौन था? तो बलबन था। और इस सैन्य मंत्रालय का एक मंत्री बनाया गया और उस मंत्री को कहते थे आरिजे ममालिक। आरिजे ममालिक। अब इसका मतलब ये मत समझ जाइए कि तुर्क अमीरों का सेना खत्म हो गया। ये नया सैन्य मंत्रालय की भूमिका क्या रही ये समझिए कि पहले तुर्क अमीरों के पास जो सेना थी तो तुर्क अमीरों ने कह दिया कि साहब मेरे पास इतना सेना है, तो मान लेना पड़ता था। अब वो सेना प्रशिक्षित है या नहीं है, घोड़े उसके पास हैं या नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। लिखवा दिया कि 10,000 हमारे पास है, रखे हुए 2,000। जब युद्ध का समय आया तो 8,000 नौसिखियों को लेकर के चले गए वहां। तो इसको मिटाया बलबन ने। किस ढंग से मिटाया उसने? कि जो दीवाने अर्ज बनाया तो यहां दीवाने अर्ज में दाग एवं हुलिया पर था। हुलिया प्रथा को लागू किया कि अब दीवाने अर्ज का काम सेना का नेतृत्व करना नहीं है, सेना को विनियमित यानी रेगुलेट करना है। विनियमित और रेगुलेट का मतलब क्या हुआ कि सारे अमीर के सैनिकों का पूरा डेटा रहेगा उसके पास और उससे जो सैनिक भ्रष्टाचार था वो रुक गया। तीसरा प्रोविजंस क्या किया इसने कि नगद वेतन देने की पद्धति शुरू की। जो पहले ये था कि इक्ता दे दिया जाता था और वो लोग उससे वसूली करते थे, तो बोला कि नहीं, सारा पैसा आप हमको दीजिए, हम आपको नगद वेतन देंगे। और इसके लिए दीवाने विजारत से अलग कर दिया गया। किसको? दीवाने विजारत से अलग कर दिया गया। किसको? आरिज ममालिक को।
पहले क्या होता था कि कोई पैसा उसा देने की बात होती थी तो नायबे लश्कर क्या करता, डिपेंड रहता था किस पर, दीवाने ममालिक पर, यानी जो प्रधानमंत्री होता था, जो वजीर होता था। अब कहा गया कि नहीं, सेना विभाग ही पूरी अलग होगी और सैलरी के लिए वो प्रधानमंत्री से के अधीन नहीं होगी, बल्कि उसको खुद अधिकार होगा अपने सैनिकों को सैलरी देना। तो ये सब प्रोविजन करके बलबन ने सेना को रेगुलेट किया, विनियमित किया। और इस रेगुलेशंस, इस विनियमन से फायदा क्या हुआ कि अब सेना अमीर के अधीन ही रहे, लेकिन वो सेना पर अब सुल्तान का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब अमीर नौसिखियों को युद्ध में नहीं भेज सकता था। अब अमीर जितना सैनिक डेटा था, आंकड़े था, उसको नहीं छिपा सकता था। जितना संख्या का अमीर वो होता था, उतना सैनिक उसके पास रखना, अब प्रशिक्षित सैनिक रखना अब जरूरी हो गया। और जो इक्ता में भ्रष्टाचार होता था कि धन की वसूली कुछ और हुई, जमा कुछ और किया गया, वो सारा का सारा खत्म हुआ। तो इससे सैनिक क्षेत्र में न सिर्फ व्याप्त भ्रष्टाचार को बलबन ने खत्म किया, बल्कि साथ ही साथ उसने सैनिक शक्ति को भी इससे मजबूती प्रदान की। जो पहले स्ट्रांगनेस था, उस स्ट्रांगनेस को इन सुधारों के कारण बलबन ने और बढ़ा दिया। तो ये उसके सैनिक सुधार थे। अब पांचवा देखते हैं कि पांचवा उसका सुधार क्या था। ये पांचवी उपलब्धि कह लीजिए। तो बलबन की पांचवी जो उपलब्धि थी वो था न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म। बलबन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, जो विवरण मिलता है, एक न्यायपूर्ण शासक था, यानी न्याय के प्रति जो है वो काफी एक्टिव था, काफी सचेत था। इतना था कि अपने पुत्र को भी, अपने पुत्र और भाई को भी दंड देने में नहीं हिचकता था। दंड देने में नहीं हिचकता था। इसका एग्जाम्पल है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे बुगरा खां, उसका पुत्र था और बंगाल में बहुत विद्रोह हुआ, ही बताएंगे आपको। उस विद्रोह को दबाया और दबा के बुगरा खां को, मैंने अपने पुत्र को वहां का इक्तादार बनाया या प्रांतपति बनाया, और ये कहा कि अगर तुम विद्रोह करोगे तो तुम्हारा भी हाल इसी प्रकार से होगा। जैसे मैंने सभी आदमियों को पेड़ पर टांग दिया है और सभी मरकर झूल रहे हैं, तो तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारे विद्रोह प्रवृत्ति को हम बर्दाश्त कर लेंगे। इसी प्रकार से उसका एक चचेरा भाई था शेर खां, उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की तो फौरन उसका जो सर जो है वो उसके धड़ से अलग कर दिया। तो न्याय के मामले में इतना वो स्ट्रिक्ट आदमी था, और ऐसा इसलिए करता था वो कि उसका अपना व्यक्तिगत विचार था कि अगर न्यायपूर्ण शासन नहीं किया गया तो फिर अशांति जन्म लेगी, और जब अशांति जन्म लेगी तो वो शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो शासन का असल उत्तरदायित्व होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, और शांति व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब जस्टिफाइड गवर्नमेंट चलाया जाए, न्यायपूर्ण शासन चलाया जाए।
इस क्षेत्र में बलबन ने 2 अधिकारी नियुक्त किए जो उसके द्वारा प्रथम बार नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक अधिकारी का नाम था काजी और दूसरे अधिकारी का नाम था अमीर दाद। देखिए, न्यायाधीश के रूप में 2 नाम आपको मिलेंगे, उन दोनों में थोड़ा अंतर करना बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं काजी और एक को बोलते हैं मुफ्ती। तो काजी जो होता है वो धार्मिक न्यायाधीश नहीं है, मुफ्ती धार्मिक न्यायाधीश है। तो अगर मुसलमानों का कोई मामला है या शरिया का कोई मामला है तो मुफ्ती देखेगा, लेकिन जनरल जो टॉपिक होता था जिसमें सभी लोग शामिल होते थे उसका न्याय काजी करता था। इस प्रकार से काजी हिंदू मुसलमान दोनों के फैसले करते थे। यहां पर यह भी ध्यान दीजिए आप कि पूरे दिल्ली सल्तनत, पूरे मुगल काल में हिंदुओं का 90% से ऊपर मामले राज्य के पास नहीं आते थे, बल्कि स्थानीय आधार पे जो चौधरी खूत होता था या जो हिंदू पंडित होते थे वही मामला सुलझा लिया जाता था। बहुत कम मामले होते थे जो सुल्तान के पास आता था। जब ग्रामीण स्तर पे न्याय में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता था या वहां न्याय नहीं मिल पाता था, तब ये मामला जो है वो सुल्तान के पास या सम्राट के पास पहुंचता था और वहां इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाता था। हम एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया में जो अंग्रेजों ने सिस्टम ईजाद किया तो वो एक्चुअली में हमारे दृष्टि से अगर देखिए तो भारतीयों को घेरने और अपने नियंत्रण में करने का एक उपाय था, न्याय देने का मकसद नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ न्याय ग्रामीण स्तर पर हो जाया करते थे और बहुत कम मामला राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे आता था। इसका मतलब क्या है कि देश में मोरालिटी या नैतिकता बहुत उच्च थी। जो चोल शासन काल में ग्राम न्यायालयों की बात हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ चोल डायनेस्टी में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि भारत के हर क्षेत्रों में पंचायतें हुआ करती थी, ग्राम न्यायालय हुआ करता था। और ये ग्राम न्यायालय जो शक्ति अपने पास रखता था वो गांव के लोगों का नैतिक बल, जो मोरल फोर्स था, वो बहुत बड़ी ताकत था। अगर कह दिया गया कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा होती थी। आज किसी को बोल दीजिए कि आपका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं तो करो, उससे क्या मतलब है। आज तो समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से ऐसे ही बहिष्कृत है। कौन किसके अधीन रह रहा है? माँ बाप के पास बच्चे जाते हैं उस वक्त जब पैसे की जरूरत होती है, वरना हकीकत तो ये हो गया है कि आज ऐसा विपन्न अनैतिक युग में हम लोग ला रहे हैं कि जिसने पैदा किया बच्चा उसी को नहीं लगा रहा है। अब बुढ़वा बुढ़िया का क्या होने वाला आने वाले समय में, ये बड़ा भयावह स्थिति होगा। इसलिए आप लोग सचेत रहिए, अपने बुढ़ापे का इंतजाम अच्छा से करके रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए कम ऑन टॉपिक्स इस पर आते हैं हम लोग। अब देखिए ये 2 अधिकारी न्याय के क्षेत्र में क्या था कि काजी जो है वो न्याय देता था, इसका काम जजमेंट करना था। और अमीरदाद ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अमीरदाद पद किसने बनाया, इसका क्या काम था। तो ये बलबन बना रहा है अपने समय में।
और इसका काम क्या था कि प्रमाण प्रस्तुत करना, प्रमाण प्रस्तुत करना, अर्थात जिसने अपराध किया है उस अपराधी को पकड़ेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करेगा और तब काजी की अदालत में जाकर के बताया कि देखिए ये अपराधी है, इसके खिलाफ ये एविडेंस है, और उन एविडेंस के आधार पर काजी क्या करेगा, न्याय करेगा। तो आज कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का उस समय का कोतवाल था, क्योंकि कोतवाल ही का ना ये ड्यूटी होता है क्रिमिनल को पकड़ना। और ये इसके पहले भारत में जो मुगल प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन है, उसमें कोतवाली का या कोतवाल का वर्णन मिलेगा। शहरे कोतवाल, शहर का कोतवाल बहुत बड़ा पद था और बहुत पावर था, उसको न्यायिक शक्ति भी थी उसके पास। तो ये भारत में प्राचीन काल में ये पद कोष्ठपाल के रूप में जाना जाता था। वही कोष्ठपाल परिवर्तित होकर के कोतवाल हो गया, यानी संस्कृत का कोष्ठपाल फारसी भाषा में क्या हो गया, कोतवाल हो गया। तो शहरों के निगरानी रखने के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए कोतवाल पहले ही से थे। बलबन ने आमिर दाद को नियुक्त करके एक नया प्रयोग ये किया कि ये स्पेशल एविडेंस कलेक्ट करेगा किसी भी क्राइम के खिलाफ, और उस एविडेंस को काजी के सामने प्रस्तुत करेगा और काजी उस एविडेंस के आधार पर फैसला लेगा। क्लियर? तो ये उसके न्यायिक सुधार थे। अब उसके बाद छठा अगर देखें हम लोग, तो बलबन जिसके लिए बहुत जाना जाता है वो किंगशिप थ्योरी के लिए, ठीक है, यानी राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत यानी किंगशिप थ्योरी। बलबन देख चुका था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो 30 वर्षों का उसके उत्तराधिकारियों का शासन काल था, उस काल में राजत्व की शक्ति में बहुत कमी आ गई, यानी सुल्तान के पास कोई शक्ति ही नहीं। और उसका विचार था कि अगर यही कुछ दिन तक चलता रहा तो फिर दिल्ली सल्तनत पतनशील हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि सुल्तान के शक्ति में वृद्धि किया जाए। तो सुल्तान की शक्ति बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था, पता है आपको? नहीं, उलमा वर्ग, यानी इस्लाम धर्म का जो धार्मिक वर्ग था। आप उलमा वर्ग को ठेठ भाषा में कहिए कि मौलाना लोगों का वर्ग। उलमा वर्ग कैसे सबसे बड़ी बाधा था? तो सुल्तान कोई भी काम करता था तो वो ये कह देता था उलमा वर्ग कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर उलमा ने ये बात कह दी तो फिर सुल्तान को इस बात का डर रहता था कि यदि उलमा की बात को हम नहीं माने तो जनता विद्रोह कर देगी और हमको गद्दी से हटना पड़ेगा। तो राजा की शक्ति में कमी के लिए जो सबसे बड़ा वर्ग उत्तरदायी था वो वर्ग था उलमा वर्ग। इसीलिए बलबन ने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला प्रहार उलमाओं पर किया। और कैसे? कि बलबन के द्वारा नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई की उपाधि धारण किया गया। और इस उपाधि का अर्थ क्या होता था?
तो वो देख लीजिए। इसका अर्थ होता था ईश्वर पर प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसी को जिल्ले इलाही भी कहा गया है, जो बाद में अकबर ने उपाधि धारण की थी। तो उसने नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता था या होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि बलबन ने कहा कि हम तो डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, तो बीच में तुम कहां से आ गए? यानी अब ईश्वरीय आदेश डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो सुल्तान जो कह रहा है वही कानून है, वही सत्य है। तो इस तरीके से जैसे ही उलमा वर्ग के प्रभाव में कमी आई, वैसे ही क्या हुआ? तो सुल्तान के शक्ति में वृद्धि हो गई, और इस तरीके से राजा का हाथ जो है मजबूत हुआ और दिल्ली सल्तनत मजबूत हुआ। अब देखिए, सातवां काम किया जो इसी से रिलेटेड था कि भव्य दरबार का आयोजन। भव्य दरबार का आयोजन यानी अपने राजत्व में वृद्धि के लिए उसने ये दूसरा कदम उठाया कि उसका दरबार काफी भव्य होता था। और उस समय वर्ल्ड में सबसे भव्य दरबार जिसका था वो अफरासियाब का था। किसका? ईरान का शासक था अफरासियाब। ठीक है, भव्य दरबार के लिए इसी का उसने अनुसरण किया, अफरासियाब का। देखिए, नाम नहीं सुने तो सुन लीजिए। पढ़ने के लिए क्यों आए? इसी के लिए ना आए हैं। दिक्कत ये है ना कि आपको ये लगता है कि ये कैसे चट चट बोलते रहते हैं। असल प्रॉब्लम यहां पर है। तो हम चाह रहे हैं कि आप भी ऐसी चट चट बोलिए, तो उसके लिए जैसा मेहनत हमने किया है वैसा आप भी कीजिए। अब देखिए, थोड़ा इस पर आते हैं, अफरासियाब पर। अभी अभी मैंने कहा था कि बलबन स्वयं को इलबरी तुर्क कहता था, और मिन्हाज कहता है कि वो इलबरी तुर्क नहीं था, झूठ बोलता था। यहां पर मामला क्या है कि बलबन उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, इससे बहस नहीं है। उसने जो अप्रोच किया शासन के प्रति, उससे डाउट पैदा होता है कि जो उच्च वर्ण का होगा वो अगर कितना खराब कपड़ा भी पहने रहेगा ना, और कितना गंदा संदा भी रहेगा, तो उसका एक्टिविटी बता देगा कि वो उच्च वर्ण का है। और जो निम्न वर्ण का होगा वो कितना फुल पैंट बूशर्ट सब पहन ले, टाई पहन ले, लेकिन उसकी चाल ढाल और उसका, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, हम सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है ये, कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए जो बातें बतानी है वो, तो उसमें झलक ही जाएगा, चाल में झलक जाएगा, बोल चाल में झलक जाएगा कि तुम क्या हो और क्या बोल रहे हो। तो उसी ढंग से बलबन अगर उच्च वर्ण का था तो इसको प्रूफ करने की क्या जरूरत थी? बलबन ने अपने दरबार के माध्यम से इसको प्रूफ किया है। इसीलिए मिन्हाजुद्दीन सिराज को डाउट हो गया कि जो उच्च वर्ण का होता है उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी एक्टिविटी बता देती है कि हम उच्च वर्ण के हैं। इसने सबसे पहला क्या किया कि घोषित किया कि हम अफरासियाब के वंशज हैं। डायरेक्ट ये, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अपर क्लास है शासन में, उससे बड़ा कोई नहीं था, तो इसके हम तो उसी के वंशज है ना। वो वहां शासन कर रहा, हम यहां करने चले आए। और इस बात को साबित करने के लिए उसने अपने पुत्र और पौत्रों का नाम
अफरासियाबी पैटर्न पे रखा, जैसे कैकुबात, कैखुसरो, क्यूमर्स, ये सब इस्लामी नाम नहीं था, ये सब अफरासियाबी नाम था। तो उससे क्या साबित हो कि भाई ये अफरासियाब का वंशज है। पहली बात तो ये। दूसरा के उच्च नस्ल के सिद्धांत को अपने ऊपर लागू किया। उच्च नस्ल, ऊंची जाति, और कहा कि हम अगर किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति को देखते हैं तो मेरी नाड़ियां क्रोध से एकदम आग बबूला हो जाती है, लगता है उसका गर्दन दबा दे। कमाल महियार जो एक भारतीय मुसलमान था, उसको अमरोहा में एक पद देने की सिफारिश की गई। जिसने सिफारिश की उसकी हत्या करवा दी बलबन कि तुम्हारा मजाल क्या कि एक निम्न वर्ण के मुसलमान को तुम बोलते हो ऑफिसर बना दो। हमारे सल्तनत में जो भी पद धारण करेगा उच्च वर्ण का होगा। इसी से आप समझ लीजिए। अब भव दरबार पर आते हैं कि उसने क्या क्या किया। पहले तो अपना हुलिया ही ऐसा बना लिया कि देख के डर लगता था। जैसे एक उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी जो पूरा का पूरा पका हुआ था, और जितनी लंबी दाढ़ी थी उतना ही लंबा वो टोपी बनवाया था, ऊपर वाला टोपी जो पहना जाता है। अब उसका पूरा चेहरा जो है एक भव्य रूप लेता था। नहीं होता है ऐसा? जैसे अभी पगड़ी बांध लीजिए तो थोड़ा आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, चेंज हो जाता है। अब वो पगड़ी नहीं, पगड़ा बांधे हुए था। और दरबार में जब बैठता था तो नंगी तलवार लिए हबशी गुलाम खड़े रहते थे, बिना मियान का तलवार, और बिना, और के काले बदन पर तेल लगा हुआ रहता था, चमकता रहता था। तो वही देख के लोग डर जाते थे। और कोई भी दरबारी होता था तो वो दरबारी उसके सामने बैठ नहीं सकता था, कुर्सियां लगी रहती थी। लेकिन सब अगर 3 घंटा बैठा हुआ है तो 3 घंटा वजीर, अमीरे, आखूर, दीवार, जितने अधिक सब खड़े हुए हैं ऐसे। और ईरान से कालीन मंगा के पूरे सजाया जाता था। सोने, चांदी और बहुत सारे कीमती पत्थरों से उसके दरबार सजाए जाते थे। सबसे बड़ी बात कि कोई मुस्कुरा नहीं सकता था उसके दरबार में, और ना आपस में गुफ्तगू कर सकता था, बातचीत कर सकता था। तो ये सारे जो व्यवस्था किया गया वो सिर्फ इसलिए कि उसका राजत्व, उसका किंगशिप मजबूत हो। अब अंतिम उसका जो घटना है जिसके लिए वो क्रूरता पूर्वक जाना जाता है, वो है बंगाल विद्रोह का दमन। बंगाल विद्रोह का दमन। तो देखिए, बंगाल दिल्ली सल्तनत के हर दौर में विद्रोह का केंद्र रहा। उसके पीछे कारण क्या कि दिल्ली से काफी दूर रहता था। दूर होने के कारण कोई भी सूबेदार वहां बना, एकतादार बना, और अगर बहुत दिन तक शासक से मेल मिलाप नहीं रहा, बातचीत नहीं हुई, तो महत्वाकांक्षी बन जाता था और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता था। तो उसमें बलबन के समय भी यहां हुआ। बलबन ने 2 अभियान भेजे यहां, 81 में, 82 में। दोनों अभियान असफल रहा। मजबूरी में तीसरा अभियान उसने खुद किया, और वहां का जो विद्रोही सूबेदार था, इकतदार था, उसका नाम था तुगरिल। जब ये गया तो वो भाग गया आसाम के जंगलों में। तो अपने एक अधिकारी को भेजा और उसने तुगरिल की हत्या की। फिर लखनौती में उसके जितने समर्थक थे तुगरिल के, सबको पेड़ पर जिंदा लटका दिया, और हफ्ता दिन तक छोड़ दिया लटकते हुए उनकी लाशों को, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर अब कोई विद्रोह करेगा तो हम इतना क्रूर सजा देते हैं। और बुगरा खां बगल में खड़ा हुआ था,
उसकी तुम ही को हम बना रहे हैं बंगाल का प्रांतपति। अगर तुम भी स्वतंत्रता की घोषणा करोगे तो ये मत सोचना कि मेरे पुत्र हो तुमको छोड़ देंगे, तुमको भी ऐसे ही टांग देंगे। तो इस प्रकार से किंगशिप के थ्योरी को उसने मजबूत किया। बलबन सीमांत क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए 5 किलों की स्थापना की और वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया था, लेकिन पुत्र एक मंगोल आक्रमण में मारा गया, जिससे बहुत दुखी हुआ वो। और ये घटना 1265 की है। 1266 में इस पुत्र शोक में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले वो अपने एक पुत्र कैखुसरो को जो है वो, यहां पर गौर से सुनिएगा, वो 3 नाम आता है। एक कैखुसरो, दूसरा नाम आता है बुगरा खां, ऑब्जेक्टिवली इसमें बहुत कंफ्यूज करेगा, और तीसरा नाम आता है कैकूबाद। तो ये तीनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन वो इनकार चल गया। तब उसने बुगरा खां को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन बुगरा खां बोला हम बंगाल में ही अच्छे हैं। तब उसके बाद कैकूबाद को, जो बुगरा खां का बेटा था, ये दोनों बेटा था किसका? बलबन का, लेकिन ये बेटा किसका था? तो बुगरा खां को। तो बुगरा खां इस ढंग से, कैकूबाद इस ढंग से जो है बलबन की मृत्यु के बाद शासक बना, 4 वर्षों तक रहा। और इसकी मृत्यु के बाद क्यूमर्स शासक बना, जो मात्र 4 वर्ष का एक बालक था और जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करके एक नवीन वंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस प्रकार से बलबन वंश समाप्त हुआ। तो ये था छात्रों पूरा का पूरा आदि तुर्क वंश या गुलाम वंश। कुल 11 शासक हुए। हमने सभी शासकों के बारे में पढ़ा। अब अगले क्लास में हम लोग एक नई डायनेस्टी शुरू करेंगे जिसका नाम होगा खिलजी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।